नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। सीएम योगी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा आज। काशी विश्वनाथ और बीएचयू भी जाएंगे मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, सपा के 100 विधायक बीजेपी में आने को तैयार, लेकिन हमें जरूरत नहीं। अगले लोकसभा से पहले समाजवादी पार्टी किसके साथ करेगी गठबंधन, अखिलेश यादव ने किया बड़ा खुलासा। हनुमान मंदिर में घुसे युवक ने तोड़ दी मूर्तियां, यूपी में माहौल खराब करने का किया जा रहा है प्रयास। मुंह में पेट्रोल भरकर लकड़ी पर मारी फूंक, लेकिन जल गया किशोर का चेहरा, अस्पताल में किशोर भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज और कल हर जिले का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आज वाराणसी जाएंगे। सीएम वाराणसी के 2 दिनों के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वे विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के अलावा कई बैठक भी करेंगे। सीएम गुरुवार को ही बीएचयू में भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पहले मऊ जाएंगे, उसके बाद वे शाम तक वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी में वे बीएचयू जाएंगे, जहां बीएचयू परिसर में निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वहीं इसके बाद अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। इस दौरान वे कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। अपने वाराणसी दौरे के दौरान सीएम योगी भुलनपुर पीएससी में निर्माणाधीन बैरक का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वे संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जाएंगे, जहां वे निर्माणाधीन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने जाएंगे। वे अगले दिन सुबह 9 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड से जौनपुर के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा सीएम योगी 9 सितंबर को गाजीपुर भी जाएंगे। इस दौरान वे गाजीपुर के पीजी कॉलेज के संस्थापक बाबू राजेश्वर सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही सीएम वृक्षारोपण करने के बाद कॉलेज प्रांगण में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के आने की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इससे पहले सीएम योगी 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर थे। अपने गोरखपुर दौरे के आखिरी दिन वहां जनता दरबार लगा, जहां सीएम योगी ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इससे पहले उन्होंने बुधवार को गोरखपुर में बैठक कर विकास परियोजनाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिले के भ्रमण पर आए थे। उन्होंने पार्टी कार्यालय पर सबसे पहले अपने गोपनीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद वो दिवंगत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक पचरावा राम नरेश को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने जिले के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट के लोकसभा में बैठक कर विकास की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। साथ ही डिप्टी सीएम ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। डिप्टी सीएम ने सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि जनपद विकास के पथ पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, बाराबंकी में अच्छा काम हुआ है। सरकार का कार्यकाल विवादों और दंगों से मुक्त रहा है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। अखिलेश यादव सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी हो गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उच्च अधिकारी जनप्रतिनिधियों और जनता का सम्मान अधिकारियों को करना होगा। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थर थर कांप रहे हैं। अखिलेश यादव को जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह से पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है, उसी तरह अखिलेश यादव सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी हो गई है। उनके 100 विधायक खुद ही बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उन्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में अच्छे से चल रही है। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव के केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन नहीं है। वे बीजेपी और पिछड़ों के विरोधी हैं। वे इस तरह की बयानबाजी करके मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान भी मुझसे बेहद निंदनीय भाषा में बात की थी। जिस तरह से अखिलेश यादव बोले थे, वह किसी नेता की भाषा नहीं होती। अखिलेश यादव किसी भी पिछड़े वर्ग के नेता को नहीं चाहते हैं कि वे आगे बढ़े और बड़ा बने। वे केवल फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर काम करना चाहते हैं, जबकि उनकी सत्ता में आने की यह मंशा 25 सालों तक पूरी नहीं होने वाली है।
उत्तर प्रदेश में अब हर दल अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये बयान एक शो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इस शो में सपा प्रमुख ने लोकसभा चुनाव की रणनीति और सपा गठबंधन को लेकर विस्तार से बात की। लोकसभा चुनाव से पहले सपा का अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया। कहा कि इधर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन की कोशिश की है जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट जुड़ सके, क्योंकि अगर सपा गठबंधन अपना वोट नहीं बढ़ाएगा तो काम नहीं कर पाएगा। मेरी कोशिश होगी कि जो दल सपा के साथ रहे उनको साथ लेकर चलें, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करे। सपा प्रमुख ने कहा, अभी जो दल समाजवादी पार्टी के साथ है, सपा उन्हीं दलों को लेकर अभी आगे बढ़ेगी। भविष्य में कोई और दल से गठबंधन करने का विचार सपा गठबंधन में अभी नहीं चल रहा है। हमने बसपा से गठबंधन किया था लेकिन अनुभव ठीक नहीं रहा। कांग्रेस से भी गठबंधन किया लेकिन उन्हें जिस तरह से गठबंधन चलाना चाहिए था वह नहीं चल पाया। इसीलिए मैं दोष किसी को नहीं दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम लोग कामयाब नहीं हुए, इसीलिए आने वाले समय में जो दल अभी सपा के साथ, उन्हीं दलों के साथ सपा 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जो दल अभी सपा के साथ है वो है, लेकिन जो छोड़कर चले गए हैं वो बीजेपी के साथ हैं। वो सपा को छोड़ रहा है, उसके कहीं ना कहीं बीजेपी छुड़वा रही है। बीजेपी कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रही है। आंकड़े आ रहे हैं कि बीजेपी ने पूरे देश में विधायक खरीद रहे हैं। गोमती तट स्थित प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में शनिदेव की मूर्ति खंडित कर ध्वज तोड़ने वाला युवक तौफीक नशे में धुत था। वह स्मैक और शराब का लती है। मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है। हालांकि पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार की रात युवक तौफीक लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में घुस आया था। एडीसीपी चिरंजीव नाथ सिंह ने बताया कि तौफीक इतना अधिक नशे में था कि वह ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। तौफीक पर शनिदेव की मूर्ति और मंदिर में लगा ध्वज तोड़ने का आरोप है। उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबह स्थिति सामान्य होने पर उससे पूछताछ में उसने अपना नाम बताया। उल्लेखनीय है कि लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में बुधवार रात एक युवक पहुंचा। मंदिर के पुजारी अमर मिश्रा का आरोप है कि उनके टोकने पर युवक ने कहा कि वह दर्शन करने आया है। इसके बाद वे अपने कक्ष में चले गए। युवक इस बीच बाहर निकला और उसने ईंट मारकर मूर्ति खंडित कर दी और ध्वज को तोड़ दिया। युवक को आस पड़ोस के लोगों ने पकड़ लिया, उसे पीटने लगे। इस बीच मंदिर के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक तांगड़ी पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को लेकर थाने चले गई। एडीसीपी ने बताया कि सभी पहलुओं की जांच चल रही है। आगरा में गणेश महोत्सव के दौरान एक किशोर का चेहरा जल गया। किशोर मुंह में पेट्रोल भरकर जलती लकड़ी पर फूंक मार रहा था। इस दौरान उसका चेहरा ही जलने लगा। स्टेज पर भी आग लग गई। किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक युवक स्टेज पर मुंह में पेट्रोल डालकर लकड़ी पर फूंक मारता दिख रहा है। इसके मुंह से आग निकलती दिख रही है। इस बीच किशोर पहुंच जाता है। वह युवक से लकड़ी लेता है। इसके बाद खुद मुंह में पेट्रोल भरकर लकड़ी पर फूंक मारने लगता है। उसके मुंह से आग निकली। इसके बाद उसके चेहरे ने भी आग पकड़ ली। खेरागढ़ के कुकड़ई गांव में गणेश महोत्सव चल रहा है। रोजाना यहाँ कोई ना कोई आयोजन होता रहता है। सोमवार की रात 10 बजे यहाँ कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान एक युवक स्टेज पर चढ़कर करतब दिखा रहा था। वह मुंह में पेट्रोल भरकर जलती लकड़ी पर फूंक मार रहा था। इसी बीच एक किशोर पहुंच गया। उसने उत्साह में युवक से जलती लकड़ी ले ली। इसके बाद खुद के मुंह में पेट्रोल भरकर लकड़ी पर फूंक मारने लगा। इस स्टंटबाजी में उसका चेहरा जलने लगा। स्टेज पर आग बिखर गई। लोगों ने तत्काल आग बुझाई। हालांकि तब तक किशोर का चेहरा झुलस चुका था। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीणों के अनुसार किशोर गांव में अपने बुआ के घर रहता है। उसकी मां की मौत हो चुकी है जबकि पिता बीमार रहते हैं। वह पिछले 5 साल से बुआ के घर ही रह रहा है। वह समारोह में, प्रोग्राम में शामिल होता रहता है। रात में वह घर से बिना किसी को बताए कार्यक्रम में आ गया था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश ने रोजगार देने के मामले में 17 राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट में ये बताया गया कि इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3.9% बेरोजगारी तो राजस्थान में 31.4% बेरोजगारी है। यानी राष्ट्रीय औसत 7.7 से प्रदेश में आधे से भी कम बेरोजगारी है। CMIE ने 1 मई से 31 अगस्त तक किए गए सर्वे के आंकड़ों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है। संस्था की ओर से देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वे किया गया। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 में बेरोजगारी दर 17.5% थी। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मिशन रोजगार की शुरुआत की। अब तक 5.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, 3 लाख युवाओं को सरकारी विभागों में संविदा पर सेवा और MSME में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिलाया गया। इसके अलावा मनरेगा और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करीब 2.5 करोड़ लोगों और ODOP में 25 लाख लोगों को रोजगार दिलाया गया। प्रदेश सरकार हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिलाने वाले हैं। परिवार कल्याण योजना के तहत हर परिवार की ID बनाने के लिए आवेदन पोर्टल का ट्रायल को जल्द लॉन्च किया जाएगा। प्रदेश में 15 करोड़ आधार वैलिडेट राशन कार्ड और जिन्हें तुरंत परिवार ID कार्ड जारी की जा सकती है। इसके तहत हर परिवार को एक ID दी गई है। फिलहाल ये योजना स्वैच्छिक है और सरकारी योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों को आवेदन की आवश्यकता होगी। परिवार कल्याण योजना हर परिवार के लिए रोजगार का आधार बनेगा। पोर्टल पर फीड डाटा के अनुसार लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर सरकार को नई योजनाएं बनाने में भी मदद मिलेगी। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना होटल को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सील कर दिया है। इस होटल में 5 सितंबर को आग लगी थी, जिसमें 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 10 लोग झुलस गए थे, जिनका अस्पताल में अभी भी इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद से फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया और सभी जिलों में मौजूद होटल, गेस्ट हाउस और ऊंची इमारतों की जांच की जा रही है। लेवाना होटल मामले में जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया था। विकास प्राधिकरण ने जब इस होटल से जुड़े नक्शे और बाकी चीजों को देखना शुरू किया तो पता चला कि इसका नक्शा पास नहीं है। होटल अवैध रूप से चल रहा था। इसके बाद होटल को सील करने के आदेश दिए गए और लखनऊ विकास प्राधिकरण का प्रवर्तन दल मौके पर पहुंचा और होटल को सील कर दिया। होटल पर पट्टी लगाई गई जिस पर लिखा था कि ये अवैध निर्माण है। होटल की दीवार पर भी लिखा गया कि इस भवन को सील किया जा रहा है। अब जल्द ही LDA इस होटल के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। लेवाना होटल में लगी आग इतनी भयंकर थी कि 6 घंटे से अधिक समय तक राहत कार्य चलाना पड़ा था। घटना में 4 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 2 की दम घुटने से मौत हुई थी। उधर होटल में आग लगने की घटना के बाद से सभी जिलों के होटल की जांच चल रही है। इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। किसी होटल के पास NOC नहीं है तो किसी का नक्शा ही पास नहीं है। प्रयागराज में 142 होटलों की जांच में ये पता चला कि 40 होटल फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इन सभी को नोटिस भेजा गया। वहीं बरेली में तो और भी हैरान करने वाली बात सामने आई। यहाँ के 90% होटलों के पास तो फायर डिपार्टमेंट का NOC ही नहीं है। वाराणसी नगर निगम में अधिकारी और पार्षदों के बीच तनातनी का माहौल है। इसका कारण नगर निगम का परिसीमन बताया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में लगभग 2 महीने का समय रह गया है, लेकिन वाराणसी नगर निगम में असमंजस की स्थिति है। पार्षदों को इस बात की चिंता है कि नए परिसीमन के बाद वे आखिर किस क्षेत्र को अपना मानकर चुनाव प्रचार करेंगे। वाराणसी नगर निगम का परिसीमन कर दिया गया है और इसके साथ ही यहां वार्ड की संख्या बढ़ गई है। बता दें कि पिछले नगर निकाय चुनाव में वाराणसी में 90 वार्ड थे, लेकिन इस बार शहरी क्षेत्र के 75 वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र के 25 वार्डों को जोड़कर कुल 100 वार्ड बनाए गए हैं। नगर निकाय का चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्षद कैसे चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। नए परिसीमन के बाद पार्षदों को जानकारी का भी अभाव है। इससे पार्षद परेशान है। विकास की दृष्टि से नए वार्डों को अहम माना जा रहा है, लेकिन इस बदलाव के मूल प्रारूप से पार्षद अभी तक दूर है। बताया जा रहा है कि सरकारी विभाग की ओर से उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है और न ही स्थानीय स्तर पर कोई प्रयास हो रहे हैं। नए परिसीमन से जहां विकास की संभावनाएं खुलेंगी, वहीं चुनाव की दृष्टि से आने वाले समय में पार्षदों के लिए ये चुनौती बन सकती है।
विसर्जन के लिए यातायात व्यवस्था बदलती जा रही है। 2 दिन नो एंट्री रहेगी। गुरुवार और शुक्रवार को शहर में गणपति विसर्जन हो रहा है। जगह जगह लोग अपने गणपति को डीजे साउंड और बैंड बाजों के साथ यमुना में विसर्जन करने के लिए निकलेंगे। इसके लिए प्रशासन ने इस बार भी घाटों पर कुंड बनाकर विसर्जन की व्यवस्था की है। इसके साथ ही हर घाट पर विसर्जन करने वालों की जानकारी भी नोट की जाएगी। भीड़ को देखते हुए शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने गुरुवार और शुक्रवार के लिए रूट डाइवर्ट किए हैं। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि आगरा में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु करेंगे। इसमें यमुना किनारा मार्ग के पास स्थित हाथी घाट थाना क्षेत्र छत्ता पर विसर्जन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बलकेश्वर घाट, कमला नगर एवं कैलाश घाट, सिकंदरा पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए गुरुवार की सुबह 6 बजे से शुक्रवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन की समाप्ति तक यमुना किनारा मार्ग पर यातायात डाइवर्ट किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने आगरा कॉलेज में नवनिर्मित अमृत भवन, प्रनुशासक कक्ष और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। कॉलेज में पहुंचकर मंत्री अपनी पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने बताया कि राजनीति का पहला अक्षर उन्होंने इसी कॉलेज से सीखा था। उन्होंने नई शिक्षा नीति को छात्रों के लिए हितकारी बताया। आगरा कॉलेज में उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, इस महाविद्यालय से उनके अतीत की यादें जुड़ी हुई हैं। पंडित गंगाधर शास्त्री के भवन ने पीढ़ियों का निर्माण किया है, असंख्य लोगों को यशस्वी बनाया है। उन्होंने कहा, राजनीति का पहला अक्षर उन्होंने इस महाविद्यालय से ही सीखा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार, संस्कार एवं आधुनिक तकनीकी से जोड़ना है। वर्तमान में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से मुक्ति पाने के लिए विद्यार्थियों को संस्कार युक्त शिक्षा चाहिए और इसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्र एक खाली कैनवास की तरह होता है, शिक्षक एक ऐसा चित्रकार होता है जो इस पर संस्कार युक्त चित्र उकेरेगा तो विद्यार्थी राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर होगा। इस अवसर पर डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव, डॉक्टर मनोज रावत, डॉक्टर दीपा रावत, रचना, डॉक्टर ममता सिंह व डॉक्टर अमित अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश की सबसे तेज दौड़ने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल रन नई दिल्ली से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बीच किया गया। दिल्ली से लेकर आगरा के बीच ट्रेन 180 की स्पीड से दौड़ी। रेलवे के अधिकारियों ने ट्रायल रन सफल रहने का दावा किया। नई दिल्ली से आगरा तक पहुंचने में ट्रेन ने केवल 1 घंटा 47 मिनट का समय लिया। वंदे भारत ट्रेन का नई दिल्ली से आगरा कैंट के बीच ट्रायल रन रखा गया था। ट्रेन को लोको पायलट वीरेंद्र कुमार और रविंद्र कुमार नेगी दिल्ली से लेकर चले। दिल्ली से ट्रेन दोपहर 3:53 चली। वहां से चलकर ट्रेन मथुरा जंक्शन पर 5:11 पर पहुंच गई। नई दिल्ली से मथुरा तक की दूरी ट्रेन ने 1 घंटा 18 मिनट में तय कर ली। ट्रेन को मथुरा से आगरा कैंट रेलवे स्टेशन तक की दूरी तय करने में महज 39 मिनट लगे। यहां पर ट्रेन शाम 5:40 पहुंची। ट्रेन के ट्रायल के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस में आगरा के डीआरएम आनंद स्वरूप, नई दिल्ली के डीआरएम के साथ अन्य रेलवे अधिकारी मौजूद थे। रेलवे ने दावा किया कि ट्रायल रन में ट्रेन की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रही। इतनी ही ज्यादा रफ्तार होने के बाद भी कोच में रखा पानी से भरा ग्लास नहीं हिला। आगरा कैंट पर ट्रेन के पहुंचने पर रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। आगरा रेल मंडल की पीआरओ कुमार प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि नई दिल्ली से आगरा कैंट के बीच वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफल रहा। ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा रही। दिल्ली से आगरा तक की दूरी ट्रेन ने 1 घंटा 47 मिनट में तय कर ली। एक सरकारी विद्यालय में शौचालय साफ करते हुए बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बेसिक शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो बलिया जिले के विकास खंड सोहवाव के प्राथमिक विद्यालय पिपरा कला नंबर 1 का बताया जा रहा है, जहां विद्यालय में स्थित शौचालय की सफाई बच्चों द्वारा कराई जा रही है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को उसका जांच के आदेश दिए। वायरल हुए वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्कूल के बच्चे शौचालय साफ कर रहे हैं और वहीं बगल में ही मास्टर साहब खड़े हैं। मास्टर साहब बच्चों को शौचालय साफ करने के लिए मार्गदर्शन देते बच्चों से शौचालय साफ करा रहे हैं। एक दूसरे वीडियो में मास्टर साहब बच्चों से ये कहते नजर आ रहे हैं कि शौचालय को साफ करो, नहीं तो शौचालय में ताला बंद कर देंगे। शौचालय साफ करने के लिए कर्मचारी नहीं लगे हैं। ग्रामीणों के अनुसार प्रधानाध्यापक मृत्युंजय सिंह द्वारा बच्चों से शौचालय की सफाई कराने पर जब विरोध किया गया तो उन्होंने कहा कि विभागीय आदेश पर ऐसा किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हम अपने नौनिहालों को विद्यालय में पढ़ने के लिए इस आशा के साथ भेजते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, लेकिन विद्यालय के शिक्षक जब ऐसा कुकृत्य करेंगे तो देश का भविष्य क्या होगा, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ज्ञात हो कि मृत्युंजय सिंह बच्चों से नाली साफ कराने के मामले में पूर्व में सस्पेंड भी हुए थे। इस विवाद पूछे जाने पर खंड शिक्षा अधिकारी लोकेश मिश्र ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जिसे गंभीरता से लेते हुए जांच कर रिपोर्ट विभागीय उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। उधर प्रभारी वीएसए अखिलेश झा ने बताया कि कुछ लोग वीडियो के साथ इसकी शिकायत किया है। बीओ के जांच दी गई है। जांच रिपोर्ट मिलते ही कार्रवाई सुनिश्चित होगी। दो नदियों से घिरा बलिया जिले पर दोनों तरफ से दोनों प्रमुख नदियां कहर बरपा रही हैं। एक तरफ नदी गंगा की कटार सी धार जलस्तर में कमी के बावजूद सड़क, पुलिया सहित कृषि योग्य भूमि को लगातार अपना निशाना बनाते हुए अपने में समाहित कर रही है, तो दूसरी तरफ नदी सरयू की बलखाती लहरें घाघरा दियारांचल क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों सहित कृषि योग्य भूमि को समाप्त करने पर आमादा है। नदी सरयू की तलवार की धार सरीखी लहरों में घाघरा दियारांचल के चांदपुर पुरानी बस्ती स्थित ऐतिहासिक सहजानंद बाबा स्थल को देखते ही देखते अपने में समाहित कर लिया। यही नहीं, उक्त स्थल के समीप तनकर खड़े विशालकाय वृक्ष को भी नदी की धारा ने अपने में विलीन कर दिया। एक तरफ नदी क्षेत्र में कहर बरपा रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मौन है। ग्रामीण राजेश, राधिका, देवी, सोनू, मुकेश, शिवाजी आदि का कहना है कि
सहजानंद बाबा स्थल आस्था का केंद्र था। कहा जाता है कि बाबा के स्थल पर जो भी सच्चे मन से आकर कामना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती थी। सहजानंद बाबा गबीढार बिहार नदी सरयू के तट पर निवास करते थे। तब सरयू की तीव्र धारा द्वारा 70 के दशक में उनके स्थान को अपने लपेटे में ले लिया गया। सन 1972 में सहजानंद बाबा चांदपुर पुरानी बस्ती में नदी सरयू किनारे आए तथा यहीं रहने लगे। उनके ब्रह्मलीन होने पर यहीं वे जल समाधि हुई थी। आज नदी की तीव्र धारा ने बाबा के स्थल को काटते हुए अपने में समाहित कर लिया और तटवर्ती इलाके में लोग बेबस होकर यह मंजर देखते रह गए और वे कुछ नहीं कर सके। नदी सरयू की तीव्र धारा कृषि योग्य भूमि को लगातार अपना निशाना भी बना रही है। बांसडीह के सतवार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा खानपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना का वीडियो भी जमकर वायरल हुआ। आसपास के लोगों द्वारा घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर देखते हुए 2 लोगों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। घायलों में एक वकील भी शामिल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कट्टा और रमा के साथ धार हथियार भी मौके से बरामद कर लिया। मामला उस समय हुआ जब एक पक्ष के सुभाष सिंह और दूसरे पक्ष के शिव बहादुर सिंह वर्षों से चले आ रहे जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्ष सतवार थाने पहुंचे, जहां दोनों पक्षों को स्वतंत्र प्रभार पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद फहीम कुरैशी ने आश्वस्त देकर घर जाने की बात कही और कहा कि आप दोनों पक्ष अपने गांव तथा विद्यावंशिनी सिंह घायल हो गए। आनंद फानंद में लोगों द्वारा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शिव बहादुर तथा एडवोकेट विजय बहादुर सिंह की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी बासडीह मौके पर पहुंचकर उन्होंने जांच भी शुरू कर दी है। एनसीआर के 2 प्रमुख शहरों गाजियाबाद, नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में पालतू कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। दोनों शहरों में पिछले 1 हफ्ते में ही ऐसे 10 से ज्यादा मामले सामने आए। अब ये घटना झगड़े की वजह बन गई है। लिफ्ट में कुत्तों के काटने के 2 मामले सामने आने के बाद वह अब इस बात पर बहस छिड़ गई है कि लिफ्ट में इनकी एंट्री बंद की जाए। हाउसिंग सोसाइटी के RWA फिर से डॉग्स को लेकर गाइडलाइन बनाने में जुट गए हैं। नोएडा में एथेना वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष संगीता बताती हैं कि सोसाइटी के सेंट्रल पार्क पर पूरी तरह कुत्तों का कब्जा है। रेजिडेंट्स इसी पार्क में उन्हें बाथरूम और ब्रीडिंग कराते हैं। पार्क में घूमने वाले बच्चों पर डॉग्स कई बार अटैक कर चुके हैं, इसीलिए अब बच्चों का वहां जाना काफी कम हो गया है। हमने इस बारे में कई बार निर्देश भी दिए, लेकिन असर नहीं होता। नोएडा अथॉरिटी भी कोई कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने आगे बताया कि अब हम सोसाइटी की एक लिफ्ट सिर्फ डॉग्स के लिए छोड़ रहे हैं। इस लिफ्ट में डॉग्स को उसी स्थिति में एंट्री दी जाएगी जब अन्य कोई रेजिडेंट वहां पर मौजूद नहीं होगा। इसके अलावा अन्य किसी लिफ्ट में डॉग्स को ले जाने पर पाबंदी होगी। राजनगर एक्सटेंशन रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि हर AOA यानी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को अपनी सोसाइटी में कुत्ता पालने वालों की लिस्ट प्रशासन को भेजनी चाहिए। कितने स्ट्रीट डॉग सोसाइटी में है, कौन कौन उनको खाना देता है, ये सूचना भी प्रशासन को देकर कार्रवाई की मांग करनी है। अगर ये काम करती है तो सभी AOA को उसका समर्थन करना चाहिए। सोसाइटी के सभी लिफ्ट में डॉग्स की एंट्री बंद होनी चाहिए। कानून कहता है कि पालतू जानवरों को लिफ्ट का गाजियाबाद और नोएडा में लिफ्ट में कुत्तों के हमला करने की 2 घटनाओं के बाद इस पर बहस छिड़ गई है कि लिफ्ट में कुत्तों को लाया जाए या नहीं। भारत के संविधान में सभी जानवरों और जीवित प्राणियों के प्रति दया और करुणा भाव रखने के लिए कहा गया है। इसी संबंध में पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 11 ये कहता है कि हाउसिंग सोसाइटी में पालतू जानवरों को रखा जा सकता है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना